प्रधानमंत्री ने 61,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। रोजगार के फ्रंट पर उपलब्धियों को किया रेखांकित। रांची समेत 45 स्थानों पर रोजगार मेला। लंदन में झारखंड एट 25 कार्यक्रम में राज्य की समृद्ध संस्कृति की दिखी झलक। मुख्यमंत्री बोले, समावेशी और सतत विकास के पथ पर झारखंड अग्रसर। आरएसएस के सरसंघचालक शताब्दी वर्ष के सिलसिले में रांची में संवाद कार्यक्रम में ले रहे हिस्सा। जनजातीय समाज के उत्थान और संघ की गौरवशाली यात्रा का किया जिक्र। और रांची में फील्ड ट्रेनर सेमिनार का आयोजन। वक्ताओं ने कहा, प्रशिक्षकों की गुणवत्ता ही खिलाड़ियों के भविष्य की नींव। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता दूसरा T20। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में देश में रोजगार का कारवां अनवरत बढ़ रहा है। आज भी रांची समेत 45 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन हुआ। रोजगार मेले के 18वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से 61,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने रोजगार के फ्रंट पर केंद्र सरकार के प्रयासों की विस्तृत चर्चा की और नवनियुक्त कर्मियों को बधाई तथा शुभकामनाएं दी। रोजगार, स्वरोजगार के अवसर देना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकारी भर्तियों को भी कैसे मिशन मोड पर किया जाए, इसके लिए रोजगार मेले की शुरुआत की गई थी। बीते वर्षों में रोजगार मेला एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। इसी मिशन का और विस्तार करते हुए आज देश के 40 से अधिक स्थानों पर ये रोजगार मेला चल रहा है। इन सभी स्थानों पर मौजूद युवाओं का मैं विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि भारत की युवा शक्ति के लिए देश दुनिया में नए नए अवसर बने। आज भारत सरकार अनेक देशों से ट्रेड और मोबिलिटी एग्रीमेंट कर रही है। ये ट्रेड एग्रीमेंट भारत के युवाओं के लिए अनेकों नए अवसर लेकर आ रहे हैं। रांची में भी आज रोजगार मेले की बहार रही। दुर्वा स्थित सीआरपीएफ के ग्रुप केंद्र में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान सीआरपीएफ के आईजी साकेत कुमार सिंह समेत अन्य अतिथियों ने विभिन्न विभागों में नियुक्त सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपकर शुभकामनाएं दी। इस रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं के चेहरे पर खुशी देखते ही बनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यूके प्रवास के क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। उनकी मौजूदगी में लंदन में झारखंड एट 25 कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें झारखंड की समृद्ध संस्कृति की झलक दिखी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि झारखंड 25 वर्षों की उपलब्धियों से आगे बढ़ते हुए अनंत संभावनाओं की ओर अग्रसर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि झारखंड के विकास की गाथा प्रकृति के साथ संतुलन में निहित है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत शताब्दी वर्ष के सिलसिले में झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। रांची में संघ प्रमुख आज जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया जा रहा है। संघ के संवाद कार्यक्रम में आरएसएस के 100 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और जनजातीय समाज के समग्र उत्थान की दिशा में विभिन्न पहलुओं की श्री भागवत ने चर्चा की। संघ के शताब्दी वर्ष पर इस तरह के संवाद कार्यक्रम देश भर में आयोजित हो रहे हैं। आज ही संघ प्रमुख रांची से बिहार के लिए प्रस्थान करेंगे। इधर संघ प्रमुख के कल रांची पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। इस दौरान संघ के पदाधिकारी और अन्य गणमान्य मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू आज गिरिडीह और देवघर के सांगठनिक प्रवास पर रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद ये उनका पहला सांगठनिक प्रवास होगा। श्री साहू गिरिडीह में जी रामजी योजना जन जागरण सम्मेलन में शिरकत करेंगे। देवघर के जसीडीह में भी उनके सम्मान में स्वागत समारोह का आयोजन होगा। इधर श्री साहू ने कल जमशेदपुर पहुंचकर पिछले कई दिनों से लापता कैरव गांधी के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने विधि व्यवस्था की स्थिति पर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और अर्जुन मुंडा तथा सांसद विद्युत वरण महतो समेत अन्य नेता मौजूद थे। जमशेदपुर परिसदन में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। के लोगों से मिलकर हमने कहा है कि 27 तारीख से सत्र चल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि 28 तारीख को माननीय गृह मंत्री से मिल करके यहाँ की घटना के बारे में जानकारी देने का काम करूँगा और कहूँगा कि सीबीआई की जांच इस घटना की कराई जाए ताकि कल कोई बच्चा का अपहरण न हो। ये मैं निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करके जा रहा हूँ कि माननीय गृह मंत्री से मिल करके सारी घटना की यहाँ के साथ साथ अन्य जगहों की घटना की जानकारी देने का काम करूँगा। अब बताइए, कोडरमा से 1 महीने से बच्चा लापता है। बोकारो से एक बच्ची 5 साल 2 महीने से लापता है। क्या कर रही सरकार, क्या कर रही प्रशासन? आदि झारखंड का तो कोई देखने वाला है। जम्मू कश्मीर के डोडा में सड़क दुर्घटना में शहीद 2 जवानों के पार्थिव शरीर कल रांची पहुंचे। रांची के तिरिल निवासी शहीद अजय लकड़ा और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के रहने वाले शहीद जवान प्रद्युमन लोहरा के पार्थिव शरीर के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचने पर कई लोगों ने उनकी शहादत को सलाम किया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी शहीदों को नमन किया। राज्य में इन दिनों नक्सलियों पर सुरक्षा बल काल बनकर टूट रहे हैं। गुरुवार को जहां मुठभेड़ के दौरान 15 नक्सली ढेर कर दिए गए, वहीं कल भी सुरक्षा बलों ने एक महिला नक्सली को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने गुरुवार को मुठभेड़ में मारे गए इनामी नक्सली जोनल कमांडर पावेल का शव कल बरामद किया। झारखंड के सारंडा में नक्सलियों की ओर से पुलिस टीम पर हमले के बाद सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऑपरेशन मेघा गुरु के तहत कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई में 17 नक्सलियों को मार गिराया और सभी के शवों को जंगल से बरामद कर लिया गया है। मारे गए नक्सलियों में कई इनामी भी शामिल हैं, जिन पर लाखों का इनाम था। बड़ी कार्रवाई के बाद झारखंड के सारंडा में पुलिस ने 17 नक्सलियों के शव बरामद किए। दरअसल सारंडा में शुक्रवार को नक्सलियों की ओर से पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसके जवाब में पुलिस और सुरक्षा बलों ने करारा जवाब दिया। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अभियान को अंजाम दिया है। जमशेदपुर के कदमा इलाके से पुलिस ने लूट की योजना बनाते 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य मौके से फरार हो गए। पुलिस उपाधीक्षक मनोज ठाकुर ने बताया कि इन अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। को देखकर भागने का प्रयास किया और पुलिस पार्टी के द्वारा
खदेड़ कर उसमें से 2 युवकों को पकड़ा गया। पकड़ाए युवकों ने अपना नाम, एक ने ऋतिक सोय उम्र 20-21 वर्ष और दूसरे ने राहुल भगत छोटा लालू वो भी 21-22 वर्ष उम्र बताया। इनकी विधिवत तलाशी लेने पर इनके पास से एक 7.65 mm का सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल जिसमें 1 गोली लोड थी और मैगजीन में 5 गोली थी और दूसरे के पास से एक 315 का देसी कट्टा वो बरामद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान देश में कई लंबित परियोजनाएं धरातल पर उतरी हैं, जिससे विकास को गति मिली है। प्रगति समीक्षा प्लेटफॉर्म से मुंबई ऊर्जा मार्ग लिमिटेड परियोजना को भी गति मिली है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा परिकल्पित मुंबई ऊर्जा मार्ग लिमिटेड परियोजना MUML को एक उद्देश्य के साथ अप्रैल 2018 में मंजूरी दी गई थी। उद्देश्य था मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के ट्रांसमिशन को मजबूत करना। जून 2020 में लागू की गई इस महत्वाकांक्षी परियोजना का दायरा 359 सर्किट किलोमीटर तक फैला है, जिसकी डिजाइन क्षमता 1000 MVA है। ये परियोजना ठाणे और रायगढ़ जिलों के प्रमुख क्षेत्रों को कवर करती है और मुंबई क्षेत्र की बढ़ती बिजली जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी। करीब 3100 करोड़ की संशोधित लागत से तैयार हुई परियोजना सितंबर 2024 में 100% भौतिक और वित्तीय प्रगति हासिल कर पूरी हो चुकी है। हालांकि MUML को जटिल भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, राइट ऑफ वे और विभिन्न एजेंसियों से मंजूरी जैसे गंभीर चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। इन अड़चनों के कारण परियोजना के कई हिस्सों में काम रुकने की स्थिति तक बन गई थी। इन परेशानियों के बीच इस परियोजना को प्रधानमंत्री की प्रगति पहल के तहत उठाया गया, जिससे केंद्र, राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों के बीच तेज और प्रभावी समन्वय संभव हो सका। प्रगति पहल के माध्यम से समयबद्ध समाधान निकाले गए, जिससे रुके हुए कार्य दोबारा शुरू हुए। निष्पादन की गति में तेजी आई और परियोजना को समय पर कमीशन करना संभव हो पाया। Pragati portal has been a game changer for any infrastructure projects, I would say, and especially when it came to Mumbai Urja Marg, being on Pragati portal, the biggest achievement for making sure that the projects can move and complete on time happens because Pragati portal brings all the relevant stakeholders around the table, and the issue can be really discussed and a solution can be brought in. Rather than going from one department to another department and having different versions, it's a platform where you have the seniors also to take a call in the government because it is being conducted by the topmost authority. PMO team is involved. ये परियोजना 765 kV पडिया सब स्टेशन समेत कई महत्वपूर्ण पावर नोड्स को आपस में जोड़ती है। इसके माध्यम से नवी मुंबई पावर ग्रिड सब स्टेशन का एनर्जाइजेशन संभव हुआ, जो पिछले 1 दशक से अधिक समय से लंबित पड़ा था। MUML परियोजना अब लगभग 1800 मेगावाट अतिरिक्त बिजली के ट्रांसमिशन की सुविधा प्रदान करती है, जो मुंबई की चरम बिजली मांग का लगभग 50% है। इससे न केवल लोड शेडिंग का खतरा काफी हद तक कम हुआ, बल्कि ग्रिड की विश्वसनीयता और लचीलापन भी मजबूत हुआ है। साथ ही परियोजना मुंबई के पावर मिक्स के नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर एकीकरण को समर्थन देती है। स्थानीय स्तर पर इस परियोजना से क्षेत्र के किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। बेहतर बिजली आपूर्ति के साथ साथ निर्माण और सहायक गतिविधियों से रोजगार के अवसर पैदा हुए, जिससे ग्रामीण आजीविका को मजबूती मिली। ज्यावेळी संघर्ष झाला असं वाटत होतं की ते काय होणार नाही, होईल किंवा नाही, परंतु आता असं वाटतं की खरोखरच काहीतरी देशाच्या प्रगतीपथासाठी आणि आधुनिकीकरणाच्या आणि तांत्रिक गोष्टीच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला जर पुढे जायचं असेल तर असे प्रकल्प होत असताना शेतकऱ्यांचा देखील त्या प्रामुख्याने विचार केला जातो। त्याला आम्हाला साहेब असं वाटलं होतं की प्रकल्प झाल्याने आमची एक आर्थिक हानी होईल, पण आता जसा तुमचा प्रोजेक्ट तयार झाला त्याच्याबद्दल आम्हाला आता असं वाटतं की हा प्रकल्प हा सर्वांसाठी चांगलाच आहे आणि त्याच्यामध्ये कुठल्याच प्रकारची आम्हाला हानी होत नाही आणि झाली पण नाही। आर्थिक दृष्टि से इतने लंबे समय से चली आ रही ट्रांसमिशन बाधाओं को दूर किया है और डेटा सेंटर जैसे तेजी से बढ़ते औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को नई गति दी है।
मुंबई ऊर्जा मार्ग परियोजना भारत के शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक अहम उपलब्धि के रूप में उभरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यों में बेहतर कार्य संस्कृति पर बल दिया है। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को काम में लापरवाह बीएलओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को दोषी बीएलओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया निर्धारित की। आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए एक पत्र में कहा कि उसने कर्तव्य की उपेक्षा, लापरवाही, दुर्व्यवहार, निर्वाचन आयोग के निर्देशों का जानबूझकर पालन न करने, चुनाव कानूनों एवं नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने से जुड़े मामलों पर विचार किया है, जो कि एक बीएलओ द्वारा आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किया गया हो। प्रक्रिया निर्धारित करते हुए आयोग ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी दोषी बीएलओ को निलंबित करेगा और अनुशासनहीनता या कर्तव्य में लापरवाही के लिए विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकारी को सिफारिश भी करेगा। संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकारी इस सिफारिश पर तुरंत कार्रवाई करेगा और की गई कार्रवाई की सूचना 6 महीनों के अंदर दी जाएगी। रांची और जमशेदपुर समेत राज्य भर में आज भी जगह जगह विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जा रही है। कई स्थानों पर भव्य और दिव्य पंडाल बनाए गए हैं, जहां श्रद्धालु मां सरस्वती की पूजा के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा बारीडी के विद्यापति नगर में 31 फीट ऊंची मां सरस्वती की भव्य प्रतिमा लौर नगरी में आकर्षण का केंद्र है। पूजा हुआ उसे एंजॉय कर रहे हैं। पता है कि सरस्वती की पूजा के चलते मतलब लड़कियां पहले से ही रेडी होती है, तो यहाँ मतलब डांस करने के लिए, बहुत इंजॉयमेंट करने के लिए सब मतलब रेडी शेडी होकर बहुत अच्छे से सबको यहाँ पे आती है और एंजॉय करने के लिए। और आप देख ही सकते हैं कितना भीड़ है, सब यहाँ एंजॉय कर लिया और अपना सब खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी पर पीएम के इस लोकप्रिय कार्यक्रम की ये 130वीं कड़ी होगी और साल का पहला संस्करण होगा। दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रधानमंत्री के इस लोकप्रिय कार्यक्रम का प्रसारण होगा। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात। मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर।
रांची में कल से शुरू हुए फिडे ट्रेनर सेमिनार का आज दूसरा दिन है। शतरंज के इतिहास में पहली बार अपनी तरह का ये रांची में पहला आयोजन है। सांसद प्रदीप कुमार वर्मा कल उद्घाटन सत्र के दौरान मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने भरोसा जताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम झारखंड में खेल संस्कृति को सशक्त बनाने में मददगार साबित होगा। मौके पर वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि प्रशिक्षकों की गुणवत्ता ही खिलाड़ियों के भविष्य की नींव होती है। भारत ने कल रायपुर टी20 में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बना ली है। टीम इंडिया को न्यूजीलैंड ने 209 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे मेजबान टीम ने 16वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन के आगे न्यूजीलैंड के गेंदबाज नतमस्तक दिखे। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान सभा ने आज ही के दिन वर्ष 2050 में मान्यता दी थी। 75 वर्षों से ये भारतीयों के रग रग में देश प्रेम का अलख जगाते आ रहे हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम दोनों ही भारतीय संस्कृति, एकता और स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक हैं। ये दोनों रचनाएं हमारे गौरवपूर्ण इतिहास और राष्ट्रीय पहचान को व्यक्त करती हैं, जिनका अहम स्थान भारतीय जनमानस में है। 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा ने जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी, तो उसी क्षण से ये दोनों रचनाएं स्वतंत्र भारत के गौरवपूर्ण भविष्य, एकता और आत्मसम्मान के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर प्रेरणा देती आ रही हैं। ये केवल गीत नहीं रहे, बल्कि राष्ट्र की चेतना, संघर्ष और उज्जवल भविष्य की सामूहिक आकांक्षा का प्रतीक बन गए। जनगण मन को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा और संगीतबद्ध किया। उन्होंने इसे बांग्ला भाषा में लिखा, जिसे 1950 में भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। टैगोर ने इस गीत में भारतीय समाज की विविधता, एकता और संप्रभुता को गहरे भावों में व्यक्त किया। ये गान स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणा स्रोत के रूप में भारतीयों के दिलों में एक मजबूत स्थान बना चुका है। गुरुदेव के रचे गए इस रचना के पहले छंद को 24 जनवरी 1950 को भारत का आधिकारिक रूप से राष्ट्रगान घोषित किया गया। वही राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। ये गीत उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया और 7 नवंबर 1875 को पहली बार साहित्यिकी पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध और स्वदेशी आंदोलन के दौरान इस गीत ने न सिर्फ देश की अस्मिता और गर्व को उजागर किया, बल्कि पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध दिया। इसके साथ ही वंदे मातरम मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बन गया। इस रचना को पहली बार 1896 को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने संगीतबद्ध किया और ये गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अहम हिस्सा बना। वंदे मातरम का महत्व सिर्फ एक गीत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये भारतीय राष्ट्रवाद, एकता और स्वाधीनता की भावना का प्रतीक बन गया। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में ये गीत आंदोलन का हिस्सा बना और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लोगों की एकजुटता को प्रदर्शित किया। इसके गीत और नारे ने भारतीयों को औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की प्रेरणा दी। 24 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान सभा ने इसे जन गण मन के समान दर्जा दिया और इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। वंदे मातरम अपनी रचना के 150 साल भी पूरे कर चुका है और इसी मौके पर सरकार की तरफ से पूरे भारत में साल भर विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया गया। आयोजनों का सिलसिला अब तक जारी है। इसमें प्रदर्शनी, संगीत प्रस्तुतियां, सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल हुए। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान की समृद्ध विरासत, सांस्कृतिक विविधता और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान हमेशा के लिए अमर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। रांची और चक्रधरपुर रेल मंडल की सांसदों की बैठक हुई, जिसमें विकास योजनाओं की समीक्षा, यात्री सुविधाओं का विस्तार, महिला सुरक्षा, स्टेशन प्रबंधन तथा स्वच्छता पर चर्चा की गई। झारखंड के रेल ढांचे को आधुनिक बनाने पर सहमति बनी।
हजारीबाग के बरही में 2 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के विरोध में विनोबा भावे विश्वविद्यालय में झारखंड छात्र मोर्चा ने जागरूकता मार्च निकाला। सैकड़ों छात्रों ने महिला सम्मान, दोषियों को कड़ी सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की। हजारीबाग के बड़का गांव में रैयतों से मारपीट की घटना की जांच के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने 9 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति 25 जनवरी को स्थल का दौरा कर रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेगी। लातेहार की युवती के तमिलनाडु में अपहरण मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लेते हुए डीसी को जांच और त्वरित मदद के निर्देश दिए। एफआईआर दर्ज कर परिजनों ने सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। जामतारा मुख्य मार्ग पर बोधमा गुलाई के पास कार और टोटो की आमने सामने टक्कर में 5 लोग घायल हो गए। 3 घायलों को गंभीर हालत में धनबाद रेफर किया गया, जबकि एक महिला और बच्ची का इलाज सदर अस्पताल जामतारा में चल रहा है। जामतारा पुलिस ने गुप्त सूचना पर करमाटार थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से मोबाइल, सिम, एटीएम, आधार व पैन कार्ड बरामद हुए। कार्रवाई साइबर थाना प्रभारी के नेतृत्व में की गई। गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड अंतर्गत खुठेरिया पंचायत स्थित न प्राथमिक विद्यालय भरत पहाड़ी को लेकर शिकायत मिलने पर वीडियो ने औचक निरीक्षण किया। जांच में शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद विद्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए। रांची में जिला परिवहन पदाधिकारी के नेतृत्व में मुरहाबादी, करमटोली, कांके रोड व ओरमांझी क्षेत्र में वाहन जांच अभियान चला। 153 वाहनों की जांच में 17 में ओवरलोडिंग, फिटनेस परमिट और प्रदूषण प्रमाण पत्र से जुड़ी गंभीर अनियमितताएं पाई गयी। रांची प्रेम मंजरी उच्च विद्यालय पिठोरिया में सरस्वती पूजा के अवसर पर सरस्वती पूजा सह विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन थाना प्रभारी सतीश कुमार पांडे, शिक्षाविद स्वामी देवेंद्र प्रकाश और समाजसेवी अनिल कुमार केशरी ने संयुक्त रूप से किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो साझा कर उन्हें जयंती पर नमन किया है। कर्पूरी ठाकुर हमेशा अपनी सादगी के लिए जाने जाते रहे। उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। आज भी उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। वो मां भारती के अनमोल रत्न थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। हमारी सरकार भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को प्रेरणा पुंज मानती है। वंचितों को वरीयता, पिछड़ों को प्राथमिकता, गरीब की सेवा, हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने 61,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। रोजगार के फ्रंट पर उपलब्धियों को किया रेखांकित। रांची समेत 45 स्थानों पर रोजगार मेला। लंदन में झारखंड एट 25 कार्यक्रम में राज्य की समृद्ध संस्कृति की दिखी झलक। मुख्यमंत्री बोले, समावेशी और सतत विकास के पथ पर झारखंड अग्रसर। आरएसएस के सरसंचालक शताब्दी वर्ष के सिलसिले में रांची में संवाद कार्यक्रम में ले रहे हिस्सा। जनजातीय समाज के उत्थान और संघ की गौरवशाली यात्रा का किया जिक्र। और रांची में फीडे ट्रेनर्स सेमिनार का आयोजन। वक्ताओं ने कहा, प्रशिक्षकों की गुणवत्ता ही खिलाड़ियों के भविष्य की नींव। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता दूसरा T20।